हेलो बच्चों, यह सरवाई क्लासेस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के चैनल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। इसके पहले के तीनों अध्याय के जो वीडियो हैं उस चैनल पे अपलोडेड हैं, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट हम लोग करते हैं चौथा चैप्टर, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि नहीं, बोर्ड द्वारा जो सिलेबस इस चैप्टर से जो सिलेबस है वो कौन कौन सा सिलेबस, क्या क्या हमको पढ़ना है, इसके बारे में उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है जो बोर्ड द्वारा दिया गया है। सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक्स में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियम। और इस नियम के मेंडल के जो वंशागति के नियम हैं, इसमें हम लोग दो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे मेंडल का। पहला जो एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा एक जीन की वंशागति, और इसके आधार पे जो नियम दिए गए, प्रभाविता का नियम या फिर विसंयोजन का नियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे, मेंडल द्वारा दिया गया एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, दो जीनों की वंशागति। इसके आधार पर उनका जो अगला नियम है स्वतंत्र अभिहुवन का नियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत, संलग्नता और पुनर्योजन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीय अनुपात से विचलन, मतलब ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो मेंडल के वंशागति के नियम है, जो उनको नियम दिया था। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो मेंडल के वंशागति के नियम के अनुसार नहीं चलती, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपूर्ण सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, अगला पढ़ेंगे सहप्रभाविता। फिर उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गुणात्मक विकल्पीय एवं रुधिर वर्गों की वंशागति किस तरह से होती है। फिर अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे चूँकि एक जीन की वंशागति और दो जीन की वंशागति इसमें हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर अगला हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुजीनी वंशागति, यानी दो से अधिक अगर जीन रहेंगे तो उनकी वंशागति से संबंधित जो नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे बहुप्रभाविता। फिर इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ये निर्णय डिसाइड होता है कि नहीं कोई जो जीव है वो नर होगा या मादा होगा। तो लिंग निर्धारण के अंतर्गत हम तीन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो जीव होगा मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। फिर अगला पढ़ेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मधुमक्खी, या हम लोग सिंपली इसको कीट कहेंगे कि कीटों में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्परिवर्तन की, जो भी अभी हम लोग आनुवंशिक यहाँ पढ़ने वाले हैं, उसमें जो भी डीएनए में होने वाले जो भी परिवर्तन वगैरह है तो उसको उत्परिवर्तन के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिक विकार, यानी ऐसे रोगों के बारे में पढ़ेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये रोग संचारित होते हैं अगली पीढ़ी में। या फिर मतलब ये भी पढ़ेंगे कि इनका कारण क्या है। और तो यही चीज़ है। तो मेंडली इसमें आनुवंशिक विकार में हम लोग दो विकार पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे मेंडली विकार, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वर्णांता, या जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो दांत कोशिका रक्तता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, और फिर थैलेसीमिया के बारे में पढ़ेंगे। और जस्ट क्रोमोजोमी विकार में हम लोग डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इन तीन आनुवंशिक विकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आनुवंशिकी, ठीक है, आनुवंशिकी तो ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन करती है। उसको कहते हैं आनुवंशिकी, या इंग्लिश में इसको कहते हैं जीनेटिक्स, ठीक है, जीनेटिक्स, ठीक। ये दो चीज़ों का अध्ययन करती है, पहला वंशागति और दूसरा विविधता। अब ये वंशागति क्या होता है कि कोई भी वो प्रक्रम है, वंशागति वो प्रक्रम है जिसके द्वारा लक्षण जो है जनक से संततियों में जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जीनेटिक्स में इसके बारे में अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से लक्षण जो है जनक से संतति में जाते हैं। इसका अध्ययन वंशागति कहलाता है। दूसरा है विविधता। विविधता का मतलब होता है वेरिएशंस, कि जो जनक है और जो उनकी संतति हैं उनमें जो विभिन्नता है उसी को कहा जाता है विविधता। तो हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि विविधता जो है जनक और संतति में जो लक्षणों की असमानता है उसी अवस्था को कहेंगे
विविधता। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक्स जिसके बारे में, वंशागत विविधता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसका थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं कि मानव को जो 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व ही इसके बारे में ज्ञान हो चुका था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये मतलब किस तरह से होता है। हालांकि वो कुछ प्रक्रियाएं जो थी वंशागति की या जेनेटिक्स की, आनुवंशिकी की कुछ प्रक्रियाओं के बारे में वो लोग जानते थे, बट उनको वो प्रक्रिया जो है वो ठीक तरीके से नहीं आती थी। अगर हम लोग जैसे सामान्यतः बात करें तो ये था जैसे साहिवाल गाय जो है, ठीक है, तो बहुत सारी गाय हम लोगों ने देखा है। साहिवाल गायों में क्या विशेषता है, वो ज़्यादा दूध देती हैं, ज़्यादा मिल्क का उत्पादन करती हैं। एक गाय की प्रजाति है साहिवाल गाय, जो सामान्य गाय की तुलना में ज़्यादा दूध देती है। तो उसमें लोगों में उस समय ये था कि वो जो गायों का ये प्रजनन वगैरह ऐसे मतलब नर से मतलब सांड जिसको सामान्य भाषा में कहते, ऐसे से करवाते जो देखते थे वो लोग कि अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। तो वो जो भी चीज़ें थी वो आनुवंशिकी थी, बस लोगों को उसका ज्ञान नहीं था कि नहीं ये एक विज्ञान है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। तो वो क्या करते थे कि जो लक्षण, जो जीवों में सही लक्षण होते थे, जैसे अभी हम जैसे सांड की बात करें, गाय की बात करें, अगर सांड में सही लक्षण होता था तो गाय का प्रजनन उसी से करवाते थे ताकि जो उत्पन्न होने वाला बच्चा हो उसमें अच्छे लक्षण आए। तो ये कहीं ना कहीं आनुवंशिकी ही था, बट लोगों को इसके बारे में वो ज्ञान था, लेकिन वो ही नहीं जानते थे कि मतलब ये किस तरह से ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं अच्छा जो अच्छे अगर गुण वाला जो जीव है उसे प्रजनन करवाने में संतति में अच्छे गुण किस तरह से जाएंगे, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, बट हल्का फुल्का उनको ज्ञान था। तो हम लोग पढ़ते हैं जब आनुवंशिकी की बात आती है तो एक वैज्ञानिक जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही जो लक्षण जनक से संतति में किस तरह से जाते हैं इसके लिए उन्होंने कुछ नियम दिए थे, जिसको कहा जाता है मेंडल के वंशागति के नियम कहा जाता है। अब ये बात होती है ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइजम सटाइवम, इस पर 7 सालों तक 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने पाइजम सटाइवम पे या उद्यान मटर पे बहुत सारे प्रयोग किए और उसके आधार पर लक्षण किस तरह से जनक से संतति में जाते हैं इसके लिए कुछ उन्होंने नियम दिए, जिसको वंशागति के नियम के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं था कि मेंडल से पहले किसी ने इस पे काम नहीं किया था, मेंडल से पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया था, परंतु वो सभी असफल रहे। ठीक है, सफल कौन हुआ? केवल मेंडल सफल हुए। अपने प्रयोग के आधार पर नियम देने में मेंडल ही सफल हुए। उनसे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया था, परंतु उनका जो परिणाम था वो परिणाम नहीं दे पाए थे उस एक्सपेरिमेंट का। तो जिसके पीछे कुछ रीज़न थे उसके बारे में लोग पढ़ते हैं कि पहली बात तो मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया? ठीक है, क्यों नहीं और बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे जंतु हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं काम किया? तो इसके भी कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि मटर के पौधे में अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे कुछ मटर के पौधे होते हैं जिसमें सफ़ेद फूल लगते हैं, कुछ मटर के पौधे होते हैं जिसमें बैंगनी फूल लगते हैं। तो इस तरह की कई प्रजातियां मटर की होती। तो सबसे पहला रीज़न ये था जो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। ठीक है, अब ये जो आनुवंशिक एक जो विशेषता जो एक ही जीव के प्रजातियों में अलग अलग होती है उसको क्या कहा जाता है? लक्षण। जैसे हम लोग बात करें लंबाई की, मतलब पौधे की जो लंबाई है वो क्या है? पौधे का एक लक्षण है, लेकिन वो एक ही पौधे की प्रजाति में अलग अलग हो सकता है कि कोई पौधा हो सकता है लंबा हो, कोई पौधा हो सकता है छोटा हो। तो ये पौधे की जो लंबाई है वो उसका क्या है? एक लक्षण है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया पुष्प का रंग। तो कोई भी चीज़, पुष्प का रंग, अब मटर के पौधे में हम देखेंगे तो पुष्प का रंग सफ़ेद भी हो सकता है और बैंगनी भी हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो पुष्प का रंग है वो उस पादप का क्या है, एक लक्षण है। और जो लक्षण के जो कोई मान लीजिए कोई एक लक्षण है जो अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग दिख रहा था, जैसे यहाँ पे सफ़ेद फूल और बैंगनी फूल, तो ये जो सफ़ेद फूल है वो जिस भी पौधे में है वो उसका एक क्या है, विशेषक है, या इंग्लिश में इसको ट्रेट कहेंगे, ट्रेट है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे सफ़ेद फूल, बैंगनी फूल, तो वो उस पादप का जिसमें ये सफ़ेद फूल लगता है उस पादप का वो विशेषक है, विशेषता है कि वो उसी पादप में लगता है, या फिर बैंगनी फूल। ठीक है, अगला जो रीजन था वो रीजन था कि मटर के पौधे का जो जीवन काल होता है वो बहुत कम होता है। और इसके पीछे ये था कि मटर के पौधे में किसी भी लक्षण का अध्ययन जो है कई पीढ़ियों तक आसानी से किया जा सकता है। आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए हम किसी ऐसे जीव का चुनाव नहीं कर सकते जिसका जीवन काल बहुत ज़्यादा होता हो। जैसे मान लीजिए कि किसी जीव का चुनाव कर लें जिसका जीवन काल 100 वर्ष हो। हमको पता है कि आदमी का जो जीवन काल है वो 100 वर्ष तक नहीं है, तो कोई भी आदमी जो है अपने से ज़्यादा उम्र के, अपने से ज़्यादा जीवन काल वाले जीव के ऊपर किसी आनुवंशिकी का अध्ययन जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो ये अगला कारण था कि मटर के पौधे का जो जीवन काल है वो छोटा होता है। अब इससे एक फ़ायदा था कि किसी भी लक्षण का अनेक पीढ़ियों तक अध्ययन जो है वो आसानी से किया जा सकता था। और एक रीज़न इसमें ये भी था कि जो मटर का पौधा है जब एक बार उसमें प्रजनन हो जाता है तो ये एक बार में कई सारी संततियाँ उत्पन्न करता है। ठीक, कई सारी संततियाँ उत्पन्न कर सकता है, जिसमें हम किसी भी लक्षण को जिसका भी अध्ययन कर रहे हैं उसको हम लोग देख सकते हैं कि उन संततियों में वो लक्षण किस तरह का है। अगला जो था वो था कि हम लोग जैसा कि जो मटर का पौधे का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है, यानी कि उसमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। और इनमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, यानी उसी पुष्प का वर्तिकाग्र उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है। परंतु अगर इसमें जो पर परागण है कि मतलब किसी दूसरे पुष्प का परागकण या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिराया जाए, ये भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये भी एक रीजन था मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चुनने का। अगला जो रीजन था वो रीजन था विपरीत लक्षणों की बहुत सारे ऐसे लक्षण थे जो विपरीत थे। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि लंबाई में 2 लक्षण था, पौधा या तो लंबा था या तो बौना था। फूल में भी हम लोगों ने देखा 2 लक्षण थे, पौधा या तो पुष्प जो अगर था या तो सफ़ेद था या फिर बैंगनी था। तो ये भी एक रीजन था कि मटर के पौधे में बहुत सारे विपरीत लक्षण थे जिन पे आसानी से आनुवंशिकी का अध्ययन किया जा सकता था। तो ये रीजन थे कि मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना। अब अगला रीजन क्या है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। ऐसा नहीं था कि मेंडल से पहले किसी ने आनुवंशिकी पर कार्य नहीं किया था, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर कार्य किया था, लेकिन सफलता केवल मेंडल को ही मिली। ऐसा क्यों हुआ था? तो इसके भी कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि मेंडल जब अध्ययन कर रहा था तो मटर के उन्हीं लक्षणों के पर वो विचार कर रहा था जो सर्वदा विपरीत थे, मतलब उल्टे थे। लंबाई की बात करें तो एक पौधा अगर लंबा था तो दूसरा क्या था, उल्टा था। अगर फूल की बात करें तो फूल सफ़ेद था या फिर बैंगनी था। तो केवल इन्हीं लक्षणों पे अध्ययन कर रहे थे मेंडल। ये उनके सफल होने का पहला रीजन था। इसके पहले बहुत सारे वैज्ञानिक करते थे, वो क्या करते थे कि किसी एक ही साथ कई लक्षणों का अध्ययन करने लगते थे, और होता था कि उनका परिणाम जो आता था उसमें वो उनको परिणाम नहीं मिल पाता था कि नहीं कौन सा लक्षण किस तरह से जा रहा है। दूसरा रीजन था कि मेंडल ने जितना सारा एक्सपेरिमेंट किया था उसका एक सुरक्षित आंकड़ा उन्होंने रखा था कि ताकि उनका विश्लेषण करके वो नियम को दे सके। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ध्यान देने की बात और है कि जीव विज्ञान में सबसे पहले मैथ का यूज भी ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किया था। यानी जीव विज्ञान में गणित का उपयोग सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किया था। इससे पहले किसी ने जीव विज्ञान के अध्ययन में गणित का उपयोग नहीं किया था। इसका कुछ फायदा भी हुआ उनको, लेकिन इसका कुछ घाटा भी हुआ, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या इससे घाटा हुआ था। ठीक है, फिर तीसरा इनका रीज़न था कि मेंडल ने जो
कोई भी अगर विशेषक लिया, जैसे अगर लंबाई का लिया कि पौधा लंबा था या फिर बौना था, तो इस लक्षण का अध्ययन उन्होंने एक पीढ़ी तक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक किया। ठीक है, इसका रीजन ये हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो लक्षण है वो मतलब दो चीज़ों से निर्धारित होता है, आनुवंशिक बनावट और पर्यावरण। तो अगर कोई लक्षण ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक पीढ़ी में अध्ययन कर रहे हैं, हो सकता है उस लक्षण का कारण पर्यावरण हो, लेकिन अगर कई पीढ़ी तक अगर उस लक्षण का अध्ययन किया जाए तो अगर उस लक्षण में जो भी होने वाले परिवर्तन वो स्पष्ट किए जा सकते हैं कि नहीं ये आनुवंशिकी रूप से हो रहे हैं या फिर पर्यावरण के कारण हो रहे हैं। ठीक है, अगला था कि मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंशाक्रमों को लेकर कृत्रिम परागण या फिर जिसको पर परागण का प्रयोग किया उनके ऊपर। तद्रुप प्रजननी सम प्रजाति क्या होती है? ये ऐसी प्रजाति है कि मतलब मान लीजिए जैसे कोई एक पौधा लंबा है, ठीक है, तो अगर उससे स्वयं परागण द्वारा उत्पन्न बीज होता है तो उसके भी सारे पौधे लंबे ही होंगे। फिर अगर उन पौधों में भी स्वयं परागण होता है तो उनसे भी उत्पन्न होने वाले जो पौधे हैं वो लंबे ही होंगे। यानी सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि वो पौधा जो है किसी भी जिस लक्षण का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उस लक्षण के आधार पर अगर देखें तो वो लक्षण उसमें शुद्ध रूप से प्रेजेंट होता है, यानी उसमें कोई मिक्सिंग वगैरह नहीं होती है। उसके अगर स्वयं परागण उसमें होता है तो अगली पीढ़ी में से वही लक्षण जो है जाते रहेंगे। तो ऐसी प्रजाति को कहते हैं तद्रुप प्रजनन सम प्रजाति। तो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में तद्रुप प्रजनन सम जातियों को ही ले करके उनके ऊपर अनेकों एक्सपेरिमेंट किए, जिससे ये भी एक कारण था कि मेंडल सफल हो पाए। इसके पहले जो वैज्ञानिक थे उसमें कई सारे ऐसा होता था कि ना तो उनके पास कोई सुरक्षित आंकड़ा होता था, और आंकड़ा अगर रखते भी थे तो वो आंकड़े में उससे कोई परिणाम नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि एक ही साथ कई सारे लक्षणों का अध्ययन करना वो शुरू कर देते थे, जिससे जो लक्षणों में जो पैटर्न है कि किस तरह से वंशागति हो रही है वो उनको पता नहीं चल पाता था। तो ये था मेंडल के सफल होने के रीज़न कि क्या क्या रीज़न थे कि मेंडल ही सफल हुए। अब मेंडल ने मटर के पौधे पर, ठीक है, 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था, यानी उन्होंने 14 जो है तद्रुप संप्रजननी प्रजाति मटर का चुना और उनके ऊपर 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया। 7 जोड़ी लक्षणों, जैसे लक्षण ये था और उसका विशेषक ये था। लक्षण हम बताएं अभी कि मतलब कोई भी चीज़ है जो एक ही प्रजाति में अलग अलग होती है वो लक्षण है, और जिस प्रजाति में जो भी मतलब है कि जैसे लंबाई की अगर बात करें तो पौधा लंबा है या बौना है तो पौधे की लंबाई उसका एक लक्षण हो गई, पौधा लंबा है या बौना है ये उसका विशेषक हो गया। तो पहला जो उन्होंने लक्षण लिया था वो लिया था तने की लंबाई। पौधे में जो मटर के पौधे थे उसमें इसके 2 तरह के विशेषक थे, या तो पौधे लंबे थे या फिर पौधा बौना था। दूसरा जो इन्होंने लक्षण लिया था वो था फूल का रंग। फूल के रंग में, मटर के पौधों के फूल के रंग में भी 2 तरह के विशेषक थे, या तो पौधे में जो पुष्प था वो बैगनी था या फिर सफ़ेद था। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि या तो बैगनी था या फिर सफ़ेद था। तीसरा उन्होंने लिया था फूल की स्थिति की फूल कहाँ पे लगता है। तो मटर के पौधों में फूल की स्थिति के लिए भी 2 उसमें विशेषक उपस्थित थे। पहला अच्छी, यानी जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि यानी तने पे लगता था, या अगला अनत्य या फिर सबसे ऊपरी सिरे पर लगता था, ऐसा कि यहाँ पे दिख रहा है आसानी से। फिर उन्होंने लिया था फली का आकार, कि जो मटर का फली होता है उसका आकार कैसा था। उसके लिए भी उसमें मटर के पौधे में 2 विशेषक पाए जाते हैं। पहला था फूला हुआ, जैसे ये दिख रहा है कि पूरा बढ़िया से फूला हुआ, या फिर सिकुड़ा हुआ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सिकुड़ा हुआ। अगला उन्होंने जो लिया था वो लिया था फली का रंग, की जो फली है उसका कलर कौन सा है। तो फली के कलर में भी फली के कलर के लक्षण में भी मटर के पौधे में 2 तरह के विशेषक थे, या तो फली का रंग जो था वो हरा था जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, या फिर वो पीला था जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने अगला लक्षण जो लिया वो लिया बीज का आकार। तो बीज का आकार में भी 2 विशेषक थे, पहला गोल, दूसरा मुरझाया हुआ, या फिर जिसको झुर्रीदार कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो गोल है और ये क्या है, झुर्रीदार या मुरझाया हुआ जैसे लग रहा है। तो ये 2 विशेषक मटर के पौधे में थे। जो 7वां जोड़ा उन्होंने लक्षण का अध्ययन किया वो था बीज का रंग किस तरह का है।
तो बीज के रंग में मटर के पौधे में दो तरह के विशेषक थे, या तो बीज का रंग पीला था या फिर बीज का रंग हरा था। तो इतने सारे लक्षणों का मेंडल ने अपने प्रयोग में अध्ययन किया था, जिसके आधार पर मेंडल ने अपने वंशागति के नियम को प्रस्तावित किया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के जो एक जीन की वंशागति के से संबंधित जो उन्होंने प्रयोग किया था उसके बारे में पढ़ेंगे।